नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता यादव अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यूजीसी नेट की कहानियों की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं आपके लिए कहानी दुलाई वाली। पिछली वीडियो में मैंने आपको चंद्रदेव से मेरी बातें, कहानी के मुख्य बिंदु, पात्र और सारांश के बारे में बताया था। आज मैं आप सभी को बंग महिला द्वारा ही रचित दूसरी कहानी दुलाई वाली के बारे में बताने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी और आप अंत तक बने रहें। दुलाई वाली कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहानी के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बताने का प्रयास करूंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं कहानी दुलाई वाली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। दोस्तों, राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला के नाम से अपनी रचनाएं लिखती हैं, इनकी कहानी दुलाई वाली का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका भाग 8 पृष्ठ संख्या 5 में हुआ, जो कि सन 1907 में प्रकाशित हुई। दुलाई वाली कहानी में बंग महिला ने बनारसी बोली को संवाद के लिए इस प्रकार प्रस्तुत कर रखा है कि कहानी को पढ़ते हुए पाठक वर्ग सहज महसूस करते हैं। सहज महसूस करने का अर्थ है कि मतलब आप जब उस कहानी को पढ़ते हैं तो आपको उसमें बनावटीपन नहीं दिखता। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारी आम जिंदगी की रोजमर्रा की बातें हैं। यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा और स्थानीय रंगों की दृष्टि से यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। काशी बनारस के लोगों का इसमें जीवन का चित्रण किया गया है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का वर्णन किया गया है। रेल यात्रा व यात्रियों के बात व्यवहार का बड़ा ही यथार्थ चित्रण है, जो कि आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको वह समझ आएगा कि कितनी रोचकता के साथ इसमें ठेठ भाषा का, बोली का प्रयोग किया गया है। दो मित्रों के हंसी मजाक को दर्शाया गया है और पूरी कहानी इन दो मित्रों के हंसी मजाक पर ही घूमती है। इसी के इर्द गिर्द यह पूरी कहानी टिकी हुई है। कहानी के पात्रों की यदि बात की जाए तो कहानी का मुख्य पात्र है बंशीधर। नवल किशोर है, जो कि बंशीधर का मित्र है। जानकी है, जो कि बंशीधर की पत्नी है। सीता बंशीधर की साली, जो कि लगभग 10 वर्ष की है। बंशीधर का एक साला है, इक्के वाला है। 3-4 ग्रामीण स्त्रियां हैं, जो कि रेल यात्री हैं। लाठीवान है, बंशीधर की सास और नवल किशोर की पत्नी। दोस्तों, नवल किशोर जो कि बंशीधर का मित्र है। दोस्तों, कहानी का सारांश शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, जिस कहानी को हम पढ़ रहे हैं दुलाई वाली, तो इसमें दुलाई का तात्पर्य क्या है। तो दुलाई शब्द का अर्थ होता है चादर। चादर, वह चादर जो नव विवाहिता स्त्री ओढ़ती है, उसे कहते हैं दुलाई। तो चलिए आइए हम बात करते हैं कहानी दुलाई वाली। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में ही बनारसी रंग ढंग का चित्रण आपको देखने को मिल जाएगा। इन पंक्तियों को गौर से देखें। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरी में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदोलिया की बाईं तरफ जो गली है, उसके भीतर एक और गली में थोड़ी सी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। आपको पता ही है कि बनारस को मंदिरों और गलियों का शहर भी कहा जाता है। खैर, कहानी पर आते हैं। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी, यानी रहने योग्य थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह जो मनुष्य है यह कोई और नहीं बंशीधर है और सीता उसकी साली है। तो इसमें क्या है कि मतलब वो सीता सीता को बुलाते हैं, तो
सीता अच्छा कहकर सीता कुछ देर में वहां से चली जाती है और एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हो जाती है। उसे देखते ही पुरुष कहता है, यानी बंशीधर कहता है, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर जानकी झुंझलाकर बोलती है, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे ही जाना हो सकता है? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। बंशीधर कहता है, तुम आज की कहती हो? हमें तो अभी जाना है। आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी बहू को भी साथ ला रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही आने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इतने में इसीलिए तो मैं झट से नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा करने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चावे करवाए। क्या एक ही गाड़ी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह से रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाक में दम आ जाएगी। बंशीधर पूछता है, क्यों, किस बात से? तो जानकी पुरानी बातों को याद करते हुए कहती है, उनकी हंसी से और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियां काट रही थी कि इतने में ना जाने कहां से आकर नवल किशोर चिल्लाने लगे, ए बुआ, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियां खा रही है। मैं तुम्हारे शर्म के मर ही गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए ही तो आई है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। फिर बंशीधर हंसते हुए कहते हैं, बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंशीधर कोठरी से बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई। दोस्तों, इतना आपने देखा, कहानी को आपने देखा होगा तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से एकदम यथार्थ चित्रण किया गया है, किस तरीके से पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहुत मनमुटाव होता है, चुटकी ली जाती है, या जो भी उनके बीच में बातें होती हैं। कोई भी बनावटीपन इसमें नहीं दिखाई देगा आपको। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बनारस में इनका ससुराल है और स्त्री को ये विदा कराने हुए आए थे। ससुराल में एक साली और एक सास के सिवा कोई और नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं और इन दोनों में गहरी मित्रता है। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती रोती तैयार हुई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? तो अब क्या है कि मतलब अब सीता रोने लगती है बहन के साथ जाने के लिए, लेकिन वही है कि मतलब जानकी भी रोती धोती तैयार हो जाती है। अब स्टेशन पे जाने का समय आ जाता है। तो और उनके साले की जो है वो तबीयत खराब है, तो उनके बारे में देखो लेखिका क्या लिखती है कि साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं, यानी तबीयत भी ठीक नहीं है और थोड़ा आलसीपन भी है उनमें। तिस पर भी कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। तो बंशीधर बोलते हैं, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के लिए बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर बैठना पड़ता है, दूसरा पराये पुरुष के साथ एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही लेकर चलूं। गाड़ी वाले ने 1.5 रुपए का किराया मांगा। तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। अब क्या होता है, बंशीधर इक्का ले आते हैं। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठती है। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती जाती है।
दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ती है। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए। इक्के वाले के कान से बचकर जो जानकी है पूछती है, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज भुलाए हो क्या? नहीं, एक देशी धोती पहन कर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा बोहे टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिर बोले, अगर मैं ड्योढ़े दर्जे का ही टिकट लूं तो? इक्के वाला चुप ही रहा। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांग कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करते हुए गंभीरता से आगे आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तिहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे, मुझे तो वैसे चिट्ठी लिखी और आप ना आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया, आखिर जाएंगे कहाँ? तो ऐसे अपने मन में बातें करते करते बंशीधर क्या करते हैं कि मतलब रेल की बात है तो फिर वो कहते हैं, रेल की बात ठहरी। बंशीधर झट झट से जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर बंशीधर खुद बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसीलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर जा पहुंची। अब गाड़ी मिर्जापुर पहुंचती है तो इसमें लिखा है लेखिका ने, मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई, यानी इनको भूख लगने लगी, क्योंकि जल्दीबाजी में इन्होंने घर छोड़ा था उस टाइम पर। तो अब क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियां और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया, यानी बंशीधर ने उसे खाया। फिर उन्हें बाद में पीछे से जानकी की सुध आई, सोचा कि पूछ ले, लेकिन कुछ मोल लेने से पहले एक बार पूछ ले, क्योंकि स्त्रियां जो होती है ना, वे नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती और पूछने पर वही बात होती है। तो बंशीधर लौटकर अपने कमरे में वापस आ बैठते हैं। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा, इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। एक दो करके तीसरी घंटी बजी, पर वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले जंगले यानी खिड़की खिड़की के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी, वह मानो कांप उठी। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट रूप से रोने लगी। दोस्तों, अब जो यात्रा के समय आपने भी देखा होगा, बहुत सारे हमें अनुभव मिलते हैं रेल यात्रा के समय, तो वही कुछ यहाँ पर कुछ बातचीत है जो कि बनारसी ढंग में है और ठेठ ग्रामीण बोली है, ग्रामीण स्त्रियां हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बड़ी रोचकता महसूस होगी। आइए देखते हैं। उस कमरे में 3-4 प्रोढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे, इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखा हो रोवल कर थई। मतलब कहती हैं कि अरे, इनके आदमी तो आए नहीं, देखो जरा रो रही है। तो इतने में दूसरी स्त्री कहती है, अरे, दूसर गाड़ी में बैठे हुई हैं,
मतलब कि वो दूसरी औरत कहती है, अरे दूसरी गाड़ी में बैठे होंगे। पहली कहती है, दूर बहु रही, ये जनानी गाड़ी थोड़ी है। तो वो कहते हैं कि ये जनानी गाड़ी थोड़ी है। तो दूसरी कहती है, कौन गांव उतरबू बेटा, मतलब कौन से गांव उतरोगी बेटा। मिर्जापुर चढ़ी हो, मतलब कि मिर्जापुर से चढ़ी हो ना तुम। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह सुन ना सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछ लें ना। मतलब वो कहती है, हटो हम पूछते हैं। मतलब जो पहली औरत है कहती है, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो आए इलाहाबाद। मतलब कि वो कहती है, अरे मैं कह रही हूँ कि कहाँ उतरोगी। इलाहाबाद यानी कहाँ, इलाहाबाद। तो दूसरी कहती है, इलाहाबाद कौन गांव हो गौया। मतलब कि इलाहाबाद उतरोगी तो किस गांव में जाओगी। और इस तरह से ग्रामीण औरतें बनारसी भाषा में बात करती रहती हैं, जो कि बहुत ही रोचक है। इसी क्रम में एक चौथी औरत बोली, हम तो इनके संगे के आदमी के दिखबो ना की ही हो गैया। मतलब कि मैंने तो इनके साथ के आदमी को देखा भी नहीं। तो तीसरी औरत बोलती है फिर से कि हम देखे रैली हो, मतलब कि मैंने देखा था। मजे की टोपी दीले रेलन को, मतलब कि उन्होंने एक मजे की मतलब अच्छी सी टोपी पहन रखी थी। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर उब जाते हैं। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो। जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। सभी ने इस विषय में कुछ ना कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में एक स्त्री थी जो फरासी सी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी। कुछ नहीं बोली। कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती है और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती है। बंशीधर सोचने लगे, यह क्या बात है। देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका सही नहीं। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब गाड़ी नैनी स्टेशन से छूट जाती है। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस कहानी में एक लाठीवान भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कह डाला, का बाबूजी कुछ हमरो साझा, मतलब हमको भी कुछ देना बाबूजी। मतलब कि वो हिस्सेदारी की बातों पर आ जाता है। इस पर बंशीधर क्रोध से लाल हो जाते हैं और उसको खूब धमकाते हैं। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी संग उतार लाओ। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर वे जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर जानकी बोलती है, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ना माना। जानकी और उस भद्र पुरुष को ठिकाने बिठाकर वह स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया भी वहां से किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौटकर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई। यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइड से घर में निकला कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने से उस दुलाई वाली को आते हुए देखा तो उसको कहते हैं कि तू ही उन स्त्रियों को ले गई है कहीं। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, यह सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे गई कहाँ। वे लोग तो पाल की गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। आगे बंशीधर नवल किशोर से कहते हैं, नहीं मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ यह तो कहे तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले। तो नवल किशोर कहते हैं, मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं डेवढ़े दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने देखा नहीं।
मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले करते करते नौबत यहाँ तक आ पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुनकर बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। फिर नवल किशोर कहते हैं, अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी से यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि जो नवल किशोर है वही धुलाई वाली थी। इस तरीके से बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आ गए। देखा तो मित्र बधुओं में भी बहुत हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। इस तरीके से आपने देखा कि इस कहानी के अंतर्गत दो मित्रों का हंसी मजाक है और रेल यात्रा का अत्यंत ही रोचक ढंग से वर्णन है। दोस्तों, यदि आपने भी रेल यात्रा की है और अगर आपका भी कोई बेहतर एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है जो आप साझा करना चाहें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। आपको कैसी लगी है कहानी, आप मुझे बता सकते हैं। बाकी कहानी के अंत में बंग महिला लिखती हैं, खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। तो कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद।